तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा आज का टॉपिक है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो वैसे तो ये चैप्टर क्लास में ऑलमोस्ट हाफ हो ही चुका है, बट आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी बीच में गैप हो गया और स्ट्रेंथ भी कम थी उन दिनों। तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। तो हम बिल्कुल शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं कि एफएमएस होता क्या है और ये कैसे कन्वेंशनल सिस्टम से अलग है। लाइक कन्वेंशनल मीन्स व्हाट, परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है, जो हमारा नॉर्मल उत्पादन सिस्टम होता है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये उससे कैसे अलग होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो हम आज की क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट कब कॉइन किया गया था, कब ये पहली बार आया था। तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था डेविड विलियमसन ने इन द ईयर 1960s, और उसके बाद से ही इस पे एक्सपेरिमेंट्स और सारी चीज़ें होती गई। फिर इसके एडवांटेजेस और इसकी बहुत सारे जो खूबियाँ थी वो हमारे सामने आई, तो उसके बाद इसका यूज़ इंक्रीज़ होता चला गया। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, पहले हम इसको इंग्लिश में जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ एन ऑटोमेटेड मशीन सेल consisting of a group of processing workstations interconnected with automated material handling and storage system। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कीवर्ड है ऑटोमेटेड मशीन सेल कि ऑटोमेटेड, और दूसरा है आपका इंटरकनेक्टेड विद ऑटोमेटेड मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम, यानी कि दूसरा कीवर्ड है ऑटोमेटेड मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम और तीसरा है स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन कीवर्ड्स को हम समझते हैं कि ये क्या है। ऑटोमेटेड मशीन सेल्स का मतलब क्या है कि एक इसमें क्या होगा, मशीन ग्रुप ऑफ मशीन्स होंगी, मतलब 4-5 मशीन हो सकती हैं या ज़्यादा भी हो सकती हैं या कम भी हो सकती हैं। तो ऑटोमेटेड मशीन सेल का मतलब है इसमें हम जो मशीन्स यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटेड होंगी और वो सीएनसी मशीन्स होंगी जिसमें हम एनसी प्रोग्रामिंग करेंगे। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स होती हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके कटिंग करते हैं। जैसे कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमको खुद ही वर्क पीस को लगाना होता है चक में, खुद ही उसको टूल को सेट करना होता है, तो सारी चीज़ें मैनुअली करनी होती हैं, खुद वर्कर करता है। लेकिन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या है, जैसे कि लिखा है इज़ एन ऑटोमेटेड मशीन सेल, तो ये क्या है, ऑटोमेटेड मशीन सेल है जिसमें जितनी भी मशीन्स होंगी वो सब प्रोग्रामिंग मशीन्स होंगी, न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन टूल्स होंगी जिनको हम प्रोग्राम करके अपनी कटिंग कर सकते हैं। तो उसमें यही लिखा है आगे, कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग वर्क स्टेशंस, और जो कि इंटरकनेक्टेड में है विद ऑटोमेटेड मटीरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। मतलब इसमें क्या होगा, मटीरियल हैंडलिंग जो होगी, जो स्थानांतरण होगा वर्क पीस का, वो किसके थ्रू होगा, ऑटोमेटेड मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या होता है। कि इसमें जो मटेरियल, जैसे अब मान लो हम कोई पार्ट बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी प्रोसेसिंग एक ही मशीन पर हो जाएगी, तो उसकी मशीन, उसको हम एक मशीन से दूसरी मशीन्स पे भेजते हैं डिफरेंट सीक्वेंस के हिसाब से कि कौन से मशीन पे कब जाना है और कौन सा ऑपरेशन कब होना है। तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो भी कैसे होगा, ऑटोमेटेड मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होंगी या फिर कोई कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे पार्ट्स को। तो इस तरीके से उसका मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा। प्लस स्टोरेज सिस्टम का मतलब क्या है कि जब हमारा पार्ट इंस्पेक्शन मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी जब इंस्पेक्शन हो जाएगा तो हम उसको स्टोर करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि आप जो है जब प्रोडक्ट बना लेंगे तो उसका कहीं पर स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए भी हम ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम यूज़ करेंगे। उसमें भी हम कन्वेयर्स, फोकलिफ्ट्स और मतलब सब ऑटोमेटेड मशीन्स यूज़ करेंगे। मैनुअल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब मैनुअल स्थानांतरण नहीं होगा, कोई मनुष्य के द्वारा स्थानांतरण नहीं होगा। तो ओवर एंड ओवरऑल हमें एक ये डेफिनेशन पता चली कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम प्रोग्रामेबल मशीन टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कटिंग करेंगे और ऑटोमेटेड मशीन्स होंगी वो, प्लस
जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो भी किसके थ्रू होगा, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जो कि कन्वेयर हो सकती है, कोई बेल्ट हो सकती है, कोई चेन ड्राइव हो सकती है, या कोई ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल हो सकती है। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस, कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस में क्या है कि इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे एफएमएस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि एफएमएस में इसमें एक की पॉइंट लिखा है कि इट इज़ डिज़ाइन टू ईजिली अडेप्ट टू चेंजेस इन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मतलब एफएमएस जो है वो क्या है, वो चेंज को अडेप्ट कर लेता है, मतलब चेंज को मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे क्या होगा, नॉर्मली जब हम कटिंग करते हैं या हम कोई कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ सेटअप करते हैं, अपनी मशीन्स को सेट करते हैं। तो मशीन्स के सेटअप में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ब्रास की कटिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है जो कि ब्रास से बना हुआ है, तो ब्रास से अगर बना हुआ है कोई प्रोडक्ट तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक कटिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मतलब ब्रास की आसानी से कटिंग कर सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ब्रास का नहीं है, वो किसी मान लो किसी हार्ड मटेरियल का है, हार्ड धातु का है, मान लो वो स्टील का है, तो अगर हम स्टील का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो स्टील के प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कटिंग टूल चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम पहले ब्रास का यूज़ कर रहे थे, अब स्टील का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें खाली टूल ही चेंज नहीं करना पड़ता है, कभी कभी कटिंग ऑयल भी, कूलेंट भी चेंज करना होता है, कभी कभी हमें जिग्स एंड फिक्सचर्स होते हैं जो कि हमें वर्क पीस को होल्ड करने के लिए ज़रूरत होती है, वो भी चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है। कभी कभी हमें चक भी चेंज करना पड़ता है, इवन कोई 3 जॉ चक से पकड़ लेता है हो वर्क पीस को, कोई वर्क पीस अगर डिफरेंट ज्योमेट्री का है, अलग है, तो उसके लिए 4 जॉ चक यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई नया प्रोडक्ट हम लेके आते हैं या अपना नया प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसके लिए कुछ सेटअप करते हैं। तो एफएमएस जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसका वर्ड फ्लेक्सिबल का मतलब ही यही है कि इसमें जो है चेंज ओवर जो होगा वो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगा, बहुत आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम में हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ये इसके थ्रू हम नए प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी टाइम लॉस के। ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइप, जैसे कि अब क्या है, अब हम जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इस तरह आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि नए प्रोडक्ट्स मतलब बहुत जल्दी जल्दी लॉन्च कर रहे हैं सारी कंपनीज जो है। इवन यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्मार्टफोन, आप देखते हैं हर एक कंपनी जो है मतलब इवन 2-3 मंथ्स में अपना एक नया सेट लॉन्च कर लेती है, और हर कंपनी यही करती है, और जो भी सेट उसका लॉन्च होता है उसका जो वर्जन होता है उसको एक्सटेंड कर देती है, उसको इम्प्रूव कर देती है। तो बहुत जल्दी जल्दी तो कस्टमर्स के पास जो है बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, और उनके पास बहुत क्वालिटी है, और उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। तो इसके लिए हमें जो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी वो बहुत जल्दी से करनी पड़ेगी, और हमें जो है ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए। तो उसके लिए अगर हम चेंज ओवर में बहुत टाइम लगाएंगे तो हम जो है बाकी कंपनीज से पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए जो है एफएमएस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बिना टाइम लॉस के, बिना सेटअप टाइम के, बहुत कम सेटअप टाइम के हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क स्टेशन। अच्छा, वर्क स्टेशन क्या है? स्टेशन का मतलब क्या होता है? स्टेशन का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ आके रुके। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे क्या है, वहाँ पर क्या होता है, ट्रेन आके रुकती है। ऐसे ही वर्क स्टेशन क्या है, वहाँ पर क्या होगा, कोई भी वर्क पीस आके रुकेगा और उस पर कोई कुछ काम हो रहा होगा। अब वो काम कैसा हो सकता है, वो कार्य कैसा हो सकता है, वो कोई वैल्यू एडेड भी हो सकता है जिसमें हम उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हों, या उसमें मशीनिंग कर रहे हों, या उस पर इंस्पेक्शन कर रहे हों। तो जहाँ भी आके वर्क पीस रुकेगा वो स्पेसिफिक लोकेशंस, वो स्पेसिफिक जगह जो होंगी वो हमारी वर्क स्टेशन कहलाएंगी। तो इसमें क्या है, वर्क स्टेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसमें अनेक उपकरण होते हैं जैसे कि एनसी मशीन, मशीन टूल्स, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स
लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस आदि आते हैं। तो कौन कौन से इसमें उपकरण आते हैं? एनसी मशीन। एनसी मशीन क्यों? मशीन पे क्या होगा, मशीन पे वर्क पीस आएगा और उसकी मशीनिंग होगी, तो वो एक वर्क स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आके थोड़ी देर कंपोनेंट रुकेगा, वर्क पीस रुकेगा। दूसरा, मशीन टूल्स, कोई और मशीन होगी उसके पास आकर रुकेगा। थर्ड, इसमें इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स क्या होंगे? वो इक्विपमेंट्स होंगे कि जिनके थ्रू हम पार्ट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, जिनके थ्रू हम पार्ट्स को चेक करेंगे। अब क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो जाता है, तो बिफोर स्टोरिंग वी हैव टू इंश्योर कि हमारा पार्ट जो है वो ठीक से बना है या नहीं, एज पर डायमेंशंस हमारा पार्ट रेडी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, यू आर मेकिंग अ स्केल, आप स्केल बना रहे हैं, तो स्केल को क्या है, स्केल की चेक कैसे करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि जो हमने मार्किंग्स करी हैं स्केल पे, मान लो 6 सेंटीमीटर का स्केल है या 12 सेंटीमीटर का स्केल है, तो जो मार्किंग करी है वो एग्जैक्ट लेंथ की है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने स्केल की मार्किंग गलत कर दी है और वो गलत डायमेंशन बता रहा है। तो ये क्वालिटी चेक है, ये इंस्पेक्शन है जो हमें करना पड़ेगा। तो जहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा होगा वो भी एक वर्क स्टेशन होगा। ठीक। नेक्स्ट आता है लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस। लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस वो होते हैं जहाँ से हम पार्ट्स को लोड करेंगे और अनलोड करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो है ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो हम स्पेसिफिक लोकेशंस बना देते हैं जहाँ पे हम पार्ट को रखते हैं। वहाँ से जो है आपका एक जो भी ऑटोमेटेड मशीन सेल है या आपका रोबोट है, वो पिक करेगा और फिर दूसरी जगह आपको ड्रॉप कर देगा, जहाँ पर से आपको मशीन पे वो अनलोड कर देगा। तो लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस हो गए। तो ये सारे वर्क स्टेशन है जहाँ जहाँ पे वर्क पीस रुकेगा, जहाँ पर उसमें कोई कार्य हो रहा होगा या फिर इंस्पेक्शन हो रहा होगा या लोडिंग हो रही होगी या अनलोडिंग हो गई होगी। तो ये सारे वर्क स्टेशन है, इसमें मशीन टूल आ जाती है, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग स्टेशंस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें पदार्थ के स्थानांतरण के लिए अनेक उपकरण जैसे पावर व्हीकल्स, कन्वेयर्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स आदि सिस्टम होते हैं जो वर्क पीस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। अब क्या है मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम, क्या है इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा था कि हमारा जो एफएमएस है, जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है, प्रोग्रामेबल मशीन टूल्स होती हैं, ऐसी मशीन जिनकी प्रोग्रामिंग होती है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें जो मटेरियल ट्रांसफ़र होगा एक मशीन से दूसरी मशीन पे, वो ऑटोमेटिकली मशीन्स के द्वारा होगा। तो जो भी मशीन्स जो हैं, जो भी हमारी व्हीकल हैं, जिनके थ्रू हम पार्ट्स को एक जगह से, एक मशीन से दूसरी मशीन या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका स्थानांतरण कर रहे हैं, वो सारा जो सिस्टम है वो मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसमें इसीलिए लिखा है, इसमें पदार्थ के स्थानांतरण के लिए अनेक उपकरण जैसे पावर व्हीकल्स, कन्वेयर्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स आदि सिस्टम होते हैं। ठीक है। तो जो वर्क पीस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस किस के द्वारा पहुंचा सकते हैं? किसी पावर व्हीकल के थ्रू, किसी कन्वेयर के थ्रू, या फिर ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के थ्रू। कन्वेयर बेल्ट्स तो तुम लोगों ने देखी होंगी, जैसे नॉर्मली जब अगर आप लोग कभी मतलब एयरपोर्ट पे गए हो या कभी फ्लाइट में नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट मूवीज़ वगैरह में तो देखा होगा, कोई वीडियो देखी होगी जिसमें क्या होता है, बैग्स को रखने के लिए कन्वेयर बेल्ट्स चलती होती है। जो हम लेके जाते हैं सामान, उसको हम उस कन्वेयर पे रख देते हैं और वो कन्वेयर मूव करती रहती है और हमारा सामान जो है वो आगे पहुंच जाता है अपने आप। तो इस तरीके से हम इसमें भी यूज़ करते हैं। एफएमएस में जो क्या करते हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन तक पार्ट को पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। और कन्वेयर की जगह हम पावर व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स भी हो सकती है। गाइडेड व्हीकल्स किस तरीके की होती हैं, उसमें क्या होता है कि व्हील्स लगे होते हैं और नीचे एक ब्लैक स्ट्रिप होती है जो कि उसे गाइड करती है कि कहाँ जाना है। वो उस स्ट्रिप को रीड करता है और एक मशीन से दूसरी मशीन पे चला जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का हैंडलिंग ऑफ वर्क पीस को हैंडल करना। दूसरा टेम्पोररी स्टोरेज, उसको टेम्पोररी स्टोर करना। थर्ड हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स को हैंडल करना। देखो वर्क टेम्पोररी स्टोरेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो क्या होता है कि इसमें कुछ रैक्स बनी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वर्क मशीन्स खाली नहीं है और कुछ डेडलॉक सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप उस पार्ट को कहीं और भेज ही नहीं सकते, मशीन खाली नहीं है या मशीन ब्रेक डाउन हो गई,
ठीक। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये अपने पास ही उसको स्टोर कर लेगा, जो भी एक जगह से दूसरी जगह स्टोर मतलब भेज रहा होगा वर्क पीस को, ये क्या करेगा अपने अंदर, इसके पास रैक होती है वो उसके अंदर रख लेता है। ठीक, तो टेम्पररी स्टोरेज भी कर सकते हैं इसके थ्रू। अब थर्ड आता है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, इसके जो मुख्य पार्ट्स जो हैं, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें थर्ड कंपोनेंट आता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए बहुत ही मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा कुछ जो है मशीन्स के थ्रू हो रहा है, जो कि ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। हमारे जो जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीनिंग हो रही है, वो भी हमारी ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल मशीन्स हैं। सेकंड, जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वर्क पीस का, वो भी हमारा किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है हमारा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स या फिर कन्वेयर्स के थ्रू। तो हमें उन सबको कंट्रोल करना होगा ना, हमें अपनी मशीन्स को कंट्रोल करना होगा। और प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कटिंग कर रहे हैं तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि कैसी कटिंग होनी है, क्या कटिंग होनी है। तो मशीन्स को हमें बोल के तो बता नहीं सकते, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कोडिंग करके हम कंप्यूटर के थ्रू एंटर कराएंगे कोड्स कि इस तरीके की मशीनिंग होनी है। जैसे कि प्रोग्रामिंग हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे और प्रोग्रामिंग होती है C++, जावा, उन सब में क्या करते हैं हम कोड्स लिखते हैं अपने। तो ऐसे ही हम मशीन करने के लिए, कटिंग करने के लिए कोड्स लिखते हैं, ताकि मशीन के अंदर कोड्स हम एंटर कराते हैं तो मशीन समझ जाती है कि कैसी कटिंग होनी है वर्क पीस पे, और इसी तरीके से टूल को मूव कराती है। तो वो सब करने के लिए, प्लस जिस मशीन से दूसरी मशीन पे अगर जाना है वर्क पीस, तो कौन उसे पिक करेगा, कौन सी कन्वेयर बेल्ट होगी, कौन सा व्हीकल होगा जो उसे पिक करके दूसरी जगह भेजेगा। तो ये सारा हम एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के तहत कंट्रोल करते हैं, और उसी के थ्रू हम उसको पूरा अपने मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं और उसकी गतिविधियों को देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे कि आपको डेफिनेशन इसमें दिख ही रही होगी, ये अनेक गतिविधियां हैं जो प्रोसेसिंग वर्कस्टेशन में चल रही हों, उन्हें कंट्रोल करता है और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो ये क्या है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ये क्या करेगा, जो भी आपकी प्रोसेसिंग वर्कस्टेशन है, कैसे वर्कस्टेशन, प्रोसेसिंग वर्कस्टेशन कौन कौन से, जहाँ पर मशीनिंग हो रही है, जहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा है, जहाँ पे लोडिंग हो रही है, जहाँ पर अनलोडिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग वर्कस्टेशन जो भी है, जहाँ पर भी जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो कटिंग हो रही हो या फिर होल्डिंग हो रही हो, अनलोडिंग हो रही हो, या फिर आपकी ट्रांसफ़र हो या फिर आपकी इंस्पेक्शन हो रहा हो, तो ये उन सारी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्लस ये क्या करेगा, जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, ये उसको आपस में कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है, जब एक मशीन पे पार्ट रेडी होगा तभी तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होगा, जब एक मशीन उसको प्रोसेस कर चुकी होगी, जब बना चुकी होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले से जाके खड़े हो जाएगा मशीन के पास और अपना टाइम वेस्ट करेगा। जब पार्ट प्रोसेस हो चुका होगा, इसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, कोऑर्डिनेट हो पाएगा, एक दूसरे से संबंध होगा, तभी ये जाएगा वहाँ पर और वहाँ से जो है वर्क पीस को उठाएगा और नेक्स्ट मशीन पे लेके जाएगा। अगर ये फाइनली सारी मशीन से गुजर चुका है और पार्ट्स कंप्लीट हो गया है, तब ये कोऑर्डिनेट करेगा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से, और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट पे इसको जाके अनलोड कर देगा, फिर इंस्पेक्शन हो जाएगा, फिर इंस्पेक्शन से ये स्टोरेज में भेज देगा। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट्स की कंट्रोलिंग करता है, सारी मशीनिंग की कंट्रोल करता है, और गाइडेड व्हीकल्स जो होती है जिनके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है पार्ट्स, उसको भी कंट्रोल करता है। इसके फंक्शंस क्या है, हर एक वर्क स्टेशन को कंट्रोल करना, मशीनिंग किस तरीके की होनी है, कैसी होनी है, कब होनी है, कौन से पार्ट पे कौन सी मशीनिंग होनी है, प्लस उत्पादन नियंत्रण यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल। ये पूरा उत्पादन को कंट्रोल करता है कि कितने प्रोडक्ट्स आने हैं, कितने जाने हैं, और कौन से प्रोडक्ट को किस मशीन पे भेजना है, पूरा कंट्रोल करता है उत्पादन नियंत्रण। थर्ड, वर्क हैंडलिंग एंड मूवमेंट कंट्रोल। वर्क हैंडलिंग मतलब वर्क पीस को हैंडल करना और उसको दूसरी जगह भेजने को कंट्रोल करना। तो अभी हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एफएमएस होता क्या है और एफएमएस के पार्ट्स क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके या क्लास में आप पूछ सकते हैं, और जो भी चीज़ ना समझ में आई हो, और आप कभी भी फ्री हैं पूछने के लिए। थैंक यू।